उत्तरकाशी में द्रौपदी का डांडा 2 शिखर पर हिमस्खलन का एक बहुत बड़ा हादसा सामने आया है। इसकी चपेट में आने से 4 लोगों की मौत की खबर है, जबकि लापता हुए 28 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। आईटीबीपी और एसडीआरएफ की टीमें राहत के काम में, बचाव के काम में इस वक्त जुटी हुई हैं। आपको बता दें, पर्वतारोही संस्थान के जो ट्रेनी पर्वतारोही हैं, उन प्रशिक्षुओं का, पर्वतारोहियों का ये 41 लोगों का दल था जो अचानक से हिमस्खलन हुआ, उसकी चपेट में वो लोग आ गए। इस पर्वतारोही दल में उत्तराखंड के अलावा हरियाणा के, दिल्ली के, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, इसके अलावा कर्नाटक और असम समेत कई और अन्य राज्यों के पर्वतारोही शामिल थे, जो यहाँ नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में अपनी ट्रेनिंग लेने के लिए आए थे। तो ये बड़ी घटना घटी है यहाँ पर उत्तराखंड में। और अब खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से, जहां बिल्हौर में गंगा घाट पर नहाते समय कल 6 लोग पानी में डूब गए। गोताखोरों की मदद से एक युवक को बाहर निकाल लिया गया, जबकि बाकी लोगों की तलाश अभी भी जारी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। जब ये घटना घटी उसके बाद जो है लोग भी काफी संख्या में यहाँ पर इकट्ठे हो गए। 6 युवक बताया जा रहा है गंगा नदी में उतरे थे नहाने के लिए, जो पानी में डूब गए, जिसमें कि गोताखोरों की मदद से एक युवक को बाहर निकाल लिया गया। ये घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर में घटी। नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दशहरा उत्सव आज मनाया जा रहा है, जिसमें संघ के 97 सालों के इतिहास में पहली बार ऐसा है कि एक महिला को मुख्य अतिथि बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही संतोष यादव को संघ का दशहरा उत्सव जो मनाया जा रहा है उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर यहां पर आमंत्रित किया गया है। आपको बता दें कि संतोष यादव 2 बार एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला है। तो एक बड़ा कदम यहां पर आरएसएस का जो दशहरा उत्सव आज नागपुर में मनाया जा रहा है, वहां एक महिला को, पहली बार है किसी महिला को 97 साल में मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। त्योहार का मौसम है, लेकिन रंग में भंग की खबरें भी कई तरह की सामने आई हैं। गरबा के दौरान हिंदू मुस्लिम के बीच विवाद को हवा देने की इस बार कई घटनाएं देखने को मिली। हाल में उज्जैन का एक वीडियो काफी वायरल हुआ, जिसमें 3 मुस्लिम युवकों के साथ बजरंग दल से जुड़े लोग बदसलूकी करते हुए नजर आए। और भी कई इलाकों से इस तरह की घटनाएं सामने आई और इन इलाकों में इंदौर भी शामिल है। हमारी सहयोगी प्रियांशी शर्मा वहां पर मौजूद है, देखते हैं उनकी रिपोर्ट। हर रात बजरंग दल के लोग बेरोक टोक इसी तरह घूमते हैं तलाशी अभियान में। इंदौर में एक पंडाल में एक मुस्लिम नौजवान का ये हाल हुआ। इंदौर के ही दूसरा गरबा आयोजन का एक और वीडियो। बजरंग दल वालों को गरबा आयोजन में एक मुस्लिम मिला, जिसे उन्होंने जिहादी ठहरा दिया और पुलिस को सौंप दिया। बजरंग दल के स्थानीय संयोजक बड़ी शान से बताते हैं कि कितने मुस्लिमों को उन्होंने पुलिस को सौंपा है। उनका अंदाज देखिए। जो भी नो अपराध करा गरबा पंडाल में, जो भी कानून बना है, गृह मंत्री के भी जब आदेश हैं कि बिना आईडी के गरबा पंडाल में ना घुसे, तो जो भी अपराध है ना उसके खिलाफ इनके पास कायमी करिए। हमने कोई दबाव नहीं बनाया कि रास्तों का लगवाई है, क्योंकि यह लोग सिर्फ जिहाद बढ़ाने के लिए, शहर में शांति भंग करने के लिए और हमारी बहन बेटियों के साथ अश्लील हरकत करने की मानसिकता से गरबा पंडाल में घुसते हैं। जब पूछा गया कि क्या किसी महिला ने उनसे कोई शिकायत की, तो उनका जवाब ये था। हमारी बहन बेटियों को प्रमोट करना, उनके साथ लव जिहाद जैसी घटना बढ़ाना और उनके वीडियो वायरल कर सोशल मीडिया पर उसका दुरुपयोग करना, इसे हमने इन जिहादी मानसिकता के लोगों को वहाँ से पकड़ा। उनके मोबाइल में भी हमने डिटेल देखी। एक भी मुस्लिम को उत्पीड़न के आरोप में नहीं पकड़ा गया है, उन पर दूसरी धाराएं लगी हैं। इस बारे में जब पुलिस से पूछा गया तो ये जवाब मिला।
5 युवक थे जो वीडियो बना रहे थे, तो उनके द्वारा कोई ऐसा वहाँ पे अपराध नहीं किया गया था जिसके नाते गिरफ्तारी हुई हो। जो वो विवाद कर रहे थे पुलिस के साथ और आयोजकों के साथ, उस कारण से कोई इन फ्यूचर वो क्राइम न करे, कोई कॉग्निबल ऑफेंस न हो, इसलिए जो है पुलिस ने प्रिवेंटिव अरेस्ट किया। पुलिस ने भी कहा कि उनको किसी महिला की तरफ से उत्पीड़न की कोई शिकायत नहीं मिली है। नहीं, अभी तक ऐसा कोई रिपोर्ट मेरे जानकारी में नहीं आई है मेरे जोन में कि जिसमें बजरंग दल के लोगों पे कोई कार्रवाई की गई हो या उनके कोई शिकायत आई हो। अरेस्टेड मुस्लिम नौजवानों में से कुछ अब बेल पर बाहर हैं, पर वो फिलहाल मीडिया से बात करना नहीं चाहते थे। जेल में बंद एक शख्स के भाई का कहना है कि उसको तो मानसिक परेशानी है। वहाँ से गया था दूध पीने, उधर से आने में शायद थोड़ा बहुत देख रहा होगा खड़ा होके, बस जितने में नाम पूछा उसका और उसके बाद पकड़ लिया उनको। इस नौजवान को गरबा वाली एक जगह पर पकड़ा गया था, लेकिन वो गिरफ्तारी से बच गया। सुनिए क्या हुआ था। उधर से चाय पी के आए थे, गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया था, तो हमने बताओ कोने पे लगा दी थी गाड़ी क्या, वो हम दूसरे का इंतजार कर रहे थे आने में। तो हम 5 जने थे, वो 2 गाड़ी थे, उनका इंतजार कर रहे थे। तो आगे से बताऊँ घेरागारी कर दी, वो बोलते ID चेक करा, आप घर भी देखना वीडियो, जबकि हमें वीडियो भी नहीं बनाई है और हम मोबाइल भी चेक कर लिया, उन्होंने हमको मारा भी था उन्होंने। इंदौर के सबसे पुराने गरबा आयोजनों में से एक से जुड़े हैं सुरेंद्र पुरी, मुकेश पुरी और राजीव। उनका कहना है कि उनके आयोजन हर एक के लिए खुले हुए हैं और जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं। प्रारंभ से ही हमारे कार्यकर्ता मुस्लिम हैं और आज भी मतलब वो मुस्लिम कार्यकर्ता इस गरबा मंडल में पूरे 9 दिन तक माँ की उपासना में सहयोग करते हैं, कार्यक्रम के संचालन में पूरी तरह ईमानदारी से सहयोग करते हैं। ऐसा तो होता ही नहीं ना, अब ये तो सार्वजनिक काम है, इसमें सबको मदद करना चाहिए। उसमें बजरंग दल क्या करे और वो क्या करे, अपने को क्या लेना देना बजरंग दल से। इंदौर का ये गरबे का पंडाल जैसा कि आप देख सकते हैं वाकई रोड पर है। ये जान पाना मुश्किल है कि कौन इसमें भाग ले रहा है और कौन सिर्फ साइड से गुजर रहा है। ये और ज्यादा दर्शाता है जो इस गरबे के आयोजक बार बार कह रहे हैं कि गरबे के पंडाल सबके लिए खुले हैं। इंदौर से समीर खान और कैमरा पर्सन जेवियर थॉमस के साथ प्रियांशी शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। आज दशहरे के मौके पर महाराष्ट्र में दिखेगा शक्ति प्रदर्शन। दशहरा रैली से ठीक पहले महाराष्ट्र में उद्धव और शिंदे गुट के बीच तीखी तकरार देखने को मिली। दोनों गुट ने अपनी अपनी रैली से पहले एक वीडियो टीजर जारी किया। वीडियो में एक दूसरे पर जमकर हमला बोला गया। सगळे एकत्र येऊन शिवसेनेवरती तुटून पडणार आहेत। मर्द असतो तो याच लढाईची वाट बघत असतो आणि आम्ही त्याच लढाईची वाट बघतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम। शिवसेनेचा दसरा मेळावा BKC बांद्रा मुंबई। बुधवार को होने वाले दशहरा रैली से पहले शिवसेना के दोनों गुटों की ओर से टीजर जारी कर अपने अपने रैली का प्रचार किया जा रहा है। टीजर के साथ ही दोनों मैदानों पर भी तैयारी जोर शोर से जारी है। उद्धव ठाकरे की ओर से मुंबई के शिवाजी पार्क पर रैली का आयोजन किया जा रहा है, जबकि एकनाथ शिंदे की ओर से BKC मैदान में। दोनों ही खुद को असली शिवसेना बताते दिख रहे हैं और बाला साहेब ठाकरे के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। शिवसेना के 56 साल के इतिहास में यह पहली बार है जब दशहरा के दिन शिवसेना की 2 रैलियां होने वाली है। शिवसेना के इतिहास में दशहरा रैली का बहुत महत्व है और इसलिए दोनों गुटों की ओर से इस रैली में ज्यादा से ज्यादा भीड़ लाने की कोशिश की जा रही है। शिवसेना में बगावत के बाद इस रैली के जरिए दोनों गुट की कोशिश है कि वो अपने आप को असली शिवसेना बताएं। BMC चुनावों से पहले अपने आप को मजबूत दिखाने की कोशिश दोनों गुट कर रहे हैं। टीजर वॉर के साथ ही मुंबई की सड़कों पर बैनर वॉर भी देखने मिल रहा है। उद्धव ठाकरे के विधायक एकनाथ शिंदे की रैली को डुप्लीकेट रैली बता रहे हैं, जबकि शिंदे गुट अपने रैली को बाला साहेब ठाकरे के विचारों की रैली बता रहा है। बाजार में कोई भी चीज जैसी ओरिजिनल मिलती है वैसी बाजार में डुप्लीकेट चीज भी मिलती है, आपने देखा होगा। तो ओरिजिनल जो है वो इस मैदान पे है, डुप्लीकेट चीज कहाँ कहाँ है, डुप्लीकेट मेलावा कहाँ कहाँ है, ये मुझे मालूम नहीं, जानने की मुझे जरूरत लगती नहीं। बाला साहब ठाकरे के विचारधारा को मानते हैं, वो शिंदे साहब के साथ आए हैं और ये दशहरा रैली का महत्व पूरे देश में है कि ठीक है, शिवतीर्थ
नहीं है, ये बीकेसी का मैदान है। लेकिन मेरा कहना है कि शिवतीर्थ अगर उनको मिला रहेगा, लेकिन विचार शिंदे साहब लेके आए आगे। तो विचार यहाँ पे आए हैं, मैदान उनको मिला है लेकिन विचार यहाँ पे आए हैं। फिलहाल असली शिवसेना को लेकर मामला चुनाव आयोग में चल रहा है, लेकिन अब दोनों गुटों की कोशिश लोगों में अपने लिए धारणा बनाने की है और इसलिए बीएमसी चुनावों से पहले दशहरा का ये त्योहार अहम हो गया है। 1966 में शिवसेना की स्थापना के बाद बाला साहेब ठाकरे ने दशहरा रैली का आयोजन किया और तब से ही पार्टी के लिए ये एक परंपरा के तौर पर मनाया जाने लगा। लेकिन इस साल शिवसेना के दो गुट हैं। एक गुट अपने आप को बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा वाली शिवसेना बता रही है, जबकि दूसरी गुट का कहना है कि असली शिवसेना वही है। महाराष्ट्र में नई सरकार के स्थापना के बाद ये पहली बार है जब उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे एक दूसरे के आमने सामने हैं। मुंबई से कैमरा पर्सन संजय मंडल के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। राजधानी दिल्ली से खबर, जहां दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट की बैठक में ये फैसला लिया गया है कि अब से सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाना अनिवार्य नहीं होगा। दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि अभी तक मास्क न लगाने पर जो 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाता था वो अब नहीं लगेगा। तो बड़ी खबर यहां पर राजधानी दिल्ली से, जहां पर अब सार्वजनिक जगहों पर अगर मास्क लोगों ने नहीं लगाया तो उन पर जो जुर्माना लगता था 500 का, वो नहीं लगेगा। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि साथ ही एक और फैसला ये भी लिया गया है कि कोविड अस्पतालों में कॉन्ट्रैक्ट पर जो कर्मी रखे गए थे उनकी सेवाओं को इस साल के अंत तक के लिए बढ़ाया जाएगा। शरद शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शरद, यहाँ पर ये बताएं कि त्योहारों पर आमतौर पर देखा जाता है कि बाजारों में भी भीड़ बढ़ जाती है, सार्वजनिक स्थानों पर भी लोग ज्यादा आते हैं। ऐसे में माना जाता है कि बचाव ज्यादा जरूरी है। इस फैसले को अभी लेने का मकसद? देखिए, ये जरूर थोड़ा सा लग रहा है कि इस समय पर तो कम से कम ऐसा फैसला शायद ना लिया जाता, क्योंकि इसी समय पर सबसे ज्यादा भीड़ बढ़ती है और अब से भीड़ बहुत बढ़ना शुरू होगी। दिवाली तक बहुत भीड़ रहेगी बाजारों के अंदर। तो ये माना जा रहा था कि शायद अभी सरकार फैसला ना ले, लेकिन डीडीएमए की बैठक हुई और उसमें न सिर्फ सरकार के लोग, मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के अलावा, बल्कि एक्सपर्ट्स लोग भी थे और उसमें जो है ये फैसला हुआ है। ये कहा गया है क्योंकि अब जो है बड़े पैमाने पर वैक्सीन लग गई है और कोरोना अब फिलहाल उतना बड़ा खतरा नजर नहीं आ रहा है। पॉजिटिविटी रेट भी 1% के आसपास दिखाई दे रहा है। दिल्ली में भी रोजाना 60, 70, 80 मामले ही कोरोना के रिपोर्ट हो रहे हैं, बल्कि इससे ज्यादा तो दूसरे मामले जो हैं सामने आ जा रहे हैं। तो ये इस मीटिंग में तय हुआ, जिसमें एक्सपर्ट्स भी थे, केंद्र सरकार के भी इसके अंदर लोग थे। तो इसमें जो है सर्वसम्मति से तय हुआ कि अब फिलहाल जरूरत नहीं लग रही है कि मास्क लगाने पर। हालांकि ये कहा गया है कि मास्क लगाते रहें तो अच्छा रहेगा, लेकिन सरकार की तरफ से जो दंडात्मक कार्रवाई होती है कि अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे तो 500 रुपए का चालान होगा, वो अब जो है ऑर्डर जो है सरकार वापस ले लेगी। और हालांकि ये भी बताना जरूरी है कि इस समय पर वैसे भी कोई बहुत ज्यादा सख्ती नहीं हो रही थी। लोग वैसे भी मास्क नहीं लगा रहे थे और सरकार की तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। लेकिन अब सरकार की स्तर पर ही ये आदेश वापस ले लिया जाएगा। 500 रुपए का चालान नहीं होगा। बिल्कुल, यानी ये लागू हो गया है शरद? नहीं, देखिए, इसमें अभी एक सरकार को एक औपचारिक आदेश जारी करना होगा। ये अभी फैसले की जानकारी मिली है औपचारिक रूप से। इसके बाद बस एक सरकार एक आदेश जारी करेगी कि अपना पिछला आदेश वापस ले रही है, फिर ये लागू हो जाएगा। बिल्कुल शरद, इस वक्त खबर आ रही है मुंबई से, जहां कल रात बांद्रा वर्ली सी लिंक पर एक हादसा हुआ जिसमें 5 लोगों की जान चली गई, 13 लोग घायल हुए हैं। बांद्रा से वर्ली रूट पर यह हादसा हुआ है। पहले एक गाड़ी की टक्कर हुई, फिर तेज रफ्तार कार ने एम्बुलेंस समेत कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। इस हादसे में 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। मुंबई में बांद्रा वर्ली सी लिंक पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तो ये बड़ी खबर मुंबई से आई है, कल की ये घटना बताई जा रही है। सुनील सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, बताएं कैसे हुआ ये हादसा? ये जो दिख रही है तस्वीरें बेहद भयंकर है, पूरी की पूरे परखच्चे उड़ गए हैं गाड़ी के यहाँ पर। बिल्कुल जया, बहुत ही एक तरह से डरावना और भयानक हादसा दिख रहा है ये। दरअसल रात को 2:53 पर बांद्रा से वर्ली की तरफ जाने वाले रास्ते पे एक एक्सीडेंट हुआ था 2 कारों में, और जिसमें कुछ लोग जख्मी हुए थे। इसीलिए टोल कर्मचारी भी वहां पहुंचे हुए थे और एम्बुलेंस बुलाई गई थी उस घायल को ले जाकर अस्पताल ले जाने के लिए। लेकिन उसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार से आ रही कार, जिसने या तो देखा नहीं या जिसने लापरवाही की, बहुत तेजी से उसने टक्कर मार दी
लिहाजा ये हुआ कि इसमें 13 लोग जख्मी हो गए। जो पहले से जख्मी थे वो भी और बाकी और भी दूसरे लोग जख्मी हो गए। तो कुल 13 लोगों की जख्मी होने की खबर है। नायर अस्पताल और अलग अलग अस्पतालों में ले जाया गया है। अब जानकारी मिल रही है कि 5 की मौत हो चुकी है उसमें, और 2 लोग को बहुत मामूली जख्म कर दिया गया है। लेकिन बाकी अभी 3 से 4 ऐसे हैं जो कि गंभीर अवस्था में है, उनका अभी भी इलाज चल रहा है। सुनील, इस पूरे हादसे में 3 टोल कर्मचारी भी हैं 13 लोगों में। जिस शख्स ने टक्कर मारी, क्योंकि वहां एम्बुलेंस पहले से मौजूद थी और 2 गाड़ियों की टक्कर हुई भी थी, जिस शख्स ने पीछे से टक्कर मारी वो कौन था, क्या पकड़ा गया, क्या उसके बारे में जानकारी? जया, अभी पुलिस ने इस पर कुछ बात अभी नहीं किया है उन्होंने। अभी तक सिर्फ यही जानकारी मिली है कि कुछ 13 लोग उस पूरे हादसे में जख्मी हुए थे, जिसमें से 5 की मौत हो चुकी है, 2 को डिस्चार्ज कर दिया गया है और हादसे की जांच चल रही है। स्वाभाविक तौर पर जिस तरह का हादसा था वहां पे उसे तुरंत डिटेन कर लिया गया होगा, लेकिन उसकी पहचान अभी तक जाहिर नहीं की गई है और वो उसकी क्या स्थिति है वो भी अभी तक बताया नहीं पुलिस ने। शायद थोड़ी देर में पुलिस वाले अपडेट करें इस पूरे मामले पे। जी सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो मुंबई की ये घटना है, 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, 13 लोग घायल हुए हैं। बांद्रा से वर्ली रूट पर ये घटना घटी है। पहले एक गाड़ी की टक्कर हुई तेज रफ्तार कार ने, फिर पीछे से एक और गाड़ी आ रही थी, एम्बुलेंस वहां पर मौजूद थी, जो पहले से गाड़ी में टक्कर में लोग घायल थे उनको ले जाने के लिए। और ये तस्वीरें आप देखिए, कितनी रफ्तार का कहर यहां पर देखते हुए मिला है। 13 लोग घायल हुए, 5 लोगों की जान गई। और अब खबर उत्तराखंड से, जहां से भी दर्दनाक हादसे की खबर आई है। यहां पौड़ी गढ़वाल में सिमड़ी गांव के पास यात्रियों से भरी एक बस कल खाई में गिर गई। पुलिस ने बताया है न्यूज एजेंसी एएनआई को कि इस हादसे में 25 लोगों की मौत हुई है। बस में करीब 45 से 50 लोग उस वक्त सवार थे, जबकि कई लोगों को बाहर निकाल लिया गया। 4 एसडीआरएफ और पौड़ी गढ़वाल पुलिस की टीम राहत और बचाव के काम में अभी भी जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक ये बस, आपको बता दें, इसमें जो सवार यात्री थे वो किसी शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में ही बस खाई में जा गिरी। और अगली खबर भी उत्तराखंड से, जहां उत्तरकाशी में द्रौपदी का डांडा 2 शिखर पर हिमस्खलन हुआ। बड़ा हादसा यहां हुआ है। इसकी चपेट में आने से 4 लोगों की मौत की खबर है, जबकि लापता जो बताए जा रहे हैं उसकी संख्या 28 बताई जा रही है, जिनकी तलाश की जा रही है। आईटीबीपी और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव के काम में लगी हुई हैं। आपको बता दें कि पर्वतारोही संस्थान के जो ट्रेनी हैं वो यहां पर दल गया हुआ था पर्वतारोहण के लिए। 41 लोगों का वो दल था। अचानक से यहाँ पर हिमस्खलन की चपेट में ये दल आ गया। इसमें पर्वतारोही जो इस दल में अलग अलग राज्यों से लोग थे, उत्तराखंड के तो थे ही, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, गुजरात, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, असम, कई राज्यों के लोग इसमें शामिल थे। जहां पर नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में ये ट्रेनिंग लेने के लिए ये लोग पहुंचे हुए थे, और जिस दौरान ये घटना घटी है उत्तराखंड में। तो एक के बाद एक कई हादसों की खबर। अगली खबर उत्तर प्रदेश से, यहां कानपुर के बिल्हौर में गंगा घाट पर नहाते समय कल 7 लोग पानी में डूब गए। गोताखोरों की मदद से 2 को बाहर निकाला गया, जिसमें एक युवक को अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि बाकी लोगों की तलाश अभी भी चल रही है। आपको बता दें कि एक महिला और एक बच्चे को डूबता देखकर युवकों ने गंगा में छलांग लगा दी थी, लेकिन ये सभी गंगा में डूब गए, जिनमें से अभी तक 5 की तलाश अभी भी चल रही है। 7 बच्चे उसमें डूबे थे, जिसमें एक को तत्काल जो गोताखोर थे उन्होंने तत्काल बचा लिया। और ये जो घाट भी है, घाट बहुत ही घाट का ऐसे ही है गांव वाला। और शेष 6 बच्चे, 6 में से एक बच्चे को बाद में बचाया गया। इस प्रकार से 2 तो निकाल लिए गए, और उसको जिसको बचाया गया तो उसको निकाल के ले गए अस्पताल CHC, लेकिन उसको डॉक्टरों ने डेथ घोषित कर दिया। 5 बच्चे अभी भी डूबे हुए हैं, उनका पता किया जा रहा है। नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दशहरा उत्सव आज मनाया जा रहा है, जिसमें संघ के 97 सालों के इतिहास में ऐसा पहली बार है कि एक महिला को मुख्य अतिथि बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही संतोष यादव को संघ के दशहरा उत्सव में मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया।
आपको बता दें कि संतोष यादव 2 बार एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला हैं। यहां पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने संबोधन भी दिया। कहा कि नारियों की स्थिति पर अपने संबोधन में उन्होंने ये कहा कि हम उन्हें जगत जननी मानते हैं, लेकिन उन्हें पूजा घर में बंद कर देते हैं, ये ठीक नहीं है। मातृशक्ति के जागरण का कार्यक्रम अपने परिवार से प्रारंभ करना होगा। फैसला लेने में महिलाओं को भी शामिल करना होगा। 3, 4 डंडा ठीक। और वहीं दशहरा रैली से ठीक पहले महाराष्ट्र में उद्धव और शिंदे गुट के बीच तीखी तकरार दिखाई दी। दोनों गुट ने अपनी अपनी रैली से पहले कल एक वीडियो टीजर जारी किए। वीडियो में एक दूसरे पर जमकर हमले बोले गए। शिंदे गुट ने आज सुबह एक और नया टीजर जारी कर ठाकरे गुट को चुनौती दी है। तो आज शाम में ये जो रैली होने जा रही है, दोनों ही गुटों की तरफ से पुरजोर कोशिश होगी शक्ति प्रदर्शन करने की। दशहरा रैली को लेकर किस तरह से सियासत हुई है वो भी सबने देखा। और आज ये रैली होने जा रही है, उससे पहले वीडियो टीजर जारी कर एक दूसरे पर दोनों ही गुटों ने हमले बोले हैं। अगली खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां त्योहार पर चढ़े सियासी रंग के बीच प्रधानमंत्री मोदी आज हिमाचल का दौरा कर रहे हैं। बिलासपुर जिले में प्रधानमंत्री एम्स का लोकार्पण करेंगे और इसके अलावा पीएम कई और योजनाओं के बारे में हिमाचल के लोगों को बताएंगे, जिसमें पिंजौर से 4 लेन सड़क शामिल है। शाम में कुल्लू के विश्व प्रसिद्ध दशहरा मेले में भी प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे, उसमें शिरकत करेंगे। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड के चमोली में औली सेना स्टेशन पर दशहरे के मौके पर शस्त्रों की पूजा में हिस्सा लिया है। सुनते हैं रक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं। छोटे में है वही बड़े में है, जो सूक्ष्म में है वही विगत में है, जो मेरे में है वही तेरे में है। यही से अपनापन का भाव पैदा होता है। इसीलिए वह जड़ है शस्त्र, फिर भी हम उसके प्रति अपने आदर की, सम्मान की अभिव्यक्ति करते हैं और उसकी पूजा करते हैं। और मैं कहना चाहूंगा आप सबों को अपने बारे में अनुमान नहीं होगा। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप सुन रहे थे, यहाँ पर जवानों का हौसला बढ़ा रहे थे, शौर्य और पराक्रम की बात कर रहे थे, शक्ति की आराधना का भी उन्होंने जिक्र किया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं केंद्र सरकार या फिर उपराज्यपाल दिल्ली की जो सरकार है अलग अलग मामलों में जांच करवा रहे हैं, जिसमें कि आज एक और मामला जुड़ गया है। अब सरकार जो है दिल्ली सरकार की तरफ से दी जा रही बिजली सब्सिडी की जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। पूरा मामला क्या है तफसील से बता रहे हैं हमारे सहयोगी शरद शर्मा। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना अब केजरीवाल सरकार की एक और जांच करवा रहे हैं। उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव से 7 दिनों के भीतर जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है कि आखिर क्यों 2018 के DERC आदेशों में सुझाव के बावजूद बिजली सब्सिडी बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर करने की बजाय बिल के माध्यम से दी जाती रही। उपराज्यपाल को कुछ वकीलों ने शिकायत दी थी, जिसमें आरोप लगाए गए कि दिल्ली सरकार को बिजली वितरण कंपनियों BRPL, BYPL से 21,250 करोड़ रुपए लेने थे, लेकिन इसे 11,550 करोड़ रुपए में सेटल किया गया। ऊपर से इस सेटलमेंट का कोई ऑडिट भी नहीं करवाया। बिजली वितरण कंपनियां ग्राहकों से लेट पेमेंट के नाम पर 18% सरचार्ज वसूलती रही, जबकि सरकार को 12% ही दिया। इससे कंपनियों को 8,500 करोड़ रुपए का विंडफॉल गेन हुआ। दिल्ली सरकार ने बिजली सब्सिडी सीधे बैंक खातों में भेजने की योजना DBT इसलिए लागू नहीं की कि कहीं लाभार्थियों की सही संख्या सामने ना आ जाए और डिस्कॉम से कमीशन लिया जा सके। विद्युत उत्पादन करने वाली कंपनियों का जो बकाया था वितरण कंपनियों पे, जिसके लिए वह दिल्ली सरकार को मिलना था और देनदारी थी प्राइवेट कंपनियों की, परंतु प्रारंभिक बैठकों में ही तकरीबन 3200 करोड़ रुपए से अधिक की उनकी देनदारी को
एक प्रकार से वेव ऑफ कर दिया गया। अब यह प्रश्न उठता है कि यह क्यों किया गया, इसके पीछे क्या तथ्य है। दूसरा, दिल्ली के नागरिकों को जो छूट देने की बात कही गई, सब्सिडी देने की बात, वो ईमानदारी से पारदर्शिता के साथ क्यों नहीं की गई, जिस प्रकार से केंद्र सरकार दे रही है। आम आदमी पार्टी ने जांच का स्वागत किया है, लेकिन सवाल भी उठाए हैं। मैं बड़ा हैरान हूं, इससे पहले अनिल बैजल 5 साल उपराज्यपाल रहे, उससे पहले नजीब जंग उपराज्यपाल रहे। सारी कंप्लेंट विनय सक्सेना जी को ही क्यों आ रही है? मतलब ऐसा क्यों हो रहा है कि हर दूसरे दिन इनके पास एक कंप्लेंट आती है, हर दूसरे दिन ये अपने मुख्य सचिव को, जो एक खुद ही लाए हैं जिसको, उनसे एक इंक्वायरी करने का ड्रामा करते हैं। हालांकि इंक्वायरी रिपोर्ट बनी रखी होगी, पहले इंक्वायरी रिपोर्ट बनती है, फिर कहते हैं यार कंप्लेनेंट तो ढूंढ लो कहीं से। उपराज्यपाल के मुताबिक शिकायत करके यह भी आरोप लगाया गया कि बिजली वितरण कंपनियों बीआरपीएल और बीवाईपीएल में आम आदमी पार्टी और उससे जुड़े 2 लोगों जैस्मिन शाह और नवीन गुप्ता को डायरेक्टर बनाया गया ताकि सारी गड़बड़ी की जा सके, जबकि इससे पहले दिल्ली सरकार की तरफ से केवल अधिकारी ही डायरेक्टर बनते थे। इस मामले में एक तरफ उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव को जांच के आदेश दिए हैं, तो वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखकर सवाल उठाए हैं कि इस मामले के अंदर जांच के आदेश देना या ना देना चुनी हुई सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, उपराज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। हालांकि हम सब जानते हैं कि इस तरह के सवालों से बहुत ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए इंतजार करते हैं जब मुख्य सचिव इस मामले में अपनी रिपोर्ट देंगे। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। महानगर गैस कंपनी ने मुंबई में सीएनजी और पीएनजी दोनों की कीमतें बढ़ा दी हैं। पिछले शुक्रवार को केंद्र सरकार ने नेचुरल गैस की कीमतें 40.49% बढ़ा दी थी, जिसके 3 दिन बाद ही महानगर गैस कंपनी ने यह फैसला किया। अब ट्रांसपोर्टर सरकार से राहत की मांग कर रहे हैं। देखते हैं रिपोर्ट। मुंबई में अब सीएनजी 6 रुपए किलो महंगी हो गई है और पीएनजी 4 रुपए प्रति इकाई। मुंबई की महानगर गैस कंपनी ने यह फैसला तब किया जब सरकार ने प्राकृतिक गैस के दाम 40% बढ़ा दिए। अब छोटे ट्रांसपोर्टर डरे हुए हैं कि दिल्ली में भी सीएनजी महंगी हो जाएगी। दिल्ली के कमला मार्केट में एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के मैनेजर अनिल गिरी कहते हैं ट्रांसपोर्ट और महंगा हो जाएगा। सब जब महानगर मुंबई में गैस बढ़ गया है तो श्योर है कि दिल्ली में ये बढ़ाएंगे आईजीएल वाले। रह गई सरकार को इस चीज़ पे मुद्दे पर देखना चाहिए कि अगर ट्रांसपोर्टेशन साइड डूब रहा है तो इसमें पब्लिक को बहुत भारी मार पड़ेगी। मान लिए चावल है, आटा, दाल है, सब्जी है, फर्नीचर है, क्लॉथ्स है और भी ईटीसी आइटम हैं जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही 75% डिपेंडेंट है भारत। अब कुछ छोटे ट्रांसपोर्टर पैसे बचाने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों का विकल्प खोज रहे हैं। ऐसे समय पर जब डीजल की कीमतें पिछले करीब 5 महीने से ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं और देश के कुछ इलाकों में सीएनजी गैस फिर महंगी होने लगी है, कुछ छोटे ट्रांसपोर्टरों ने बढ़ी हुई महंगाई के इस दौर में एक नया रास्ता खोजा है, इलेक्ट्रिक ऑटो का। सोनू कहते हैं डीजल और सीएनजी गाड़ियों पर खर्च बढ़ता जा रहा था, इसलिए अब उन्होंने ये इलेक्ट्रिक ऑटो खरीद लिया है सामान ढोने के लिए। महंगाई के दौर में ऐसा है ना जी, क्या नाम है अपना, जैसे इन्होंने इलेक्ट्रिक गाड़ी निकलवा ली, सीएनजी इतनी महंगी कर दी, पेट्रोल महंगा कर दिया, डीजल महंगा कर दिया, तो महंगाई कैसे बचेगी? कैसे बच नहीं सकती। इस चक्कर में मैंने अपनी गाड़ी इलेक्ट्रिक निकलवाई है, इससे थोड़ा बहुत कुछ तो कंट्रोल में आएगा। ट्रांसपोर्टरों की शिकायत है कि नेचुरल गैस महंगा होने से गैस कंपनियां सीएनजी की कीमतें बढ़ा रही हैं, लेकिन कच्चा तेल सस्ता होने के बावजूद मई 2022 के बाद डीजल की बढ़ी हुई कीमतों से तेल कंपनियों ने कोई राहत नहीं दी है। डीजल और सीएनजी में कोई रेट नहीं है, दोनों बराबर हैं, रेट वहीं के वहीं है, महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है। कल कानपुर से आया हूँ, लखनऊ से आया हूँ, 95 रुपए किलो सीएनजी, बताओ। दिल्ली से कैमरा पर्सन अश्विनी मेहरा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।